प्रकाश संश्लेषण क्या होता है कि पेड़ पौधे में जो भोजन बनाने का प्रोसेस है, जो भोजन बनाने का पूरा प्रक्रिया है, उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस। नाम याद रखिएगा, तो स्टोमक का क्या क्या कार्य बताया भैया आपको? स्टोमक का पहला काम है कि 4 से 5 घंटा भोजन को रखेगा। दूसरा क्या काम है कि ये भोजन को अच्छे से मथने का काम करता है। किसका काम करेगा? मथने का काम करता है। उसके साथ साथ कि ये HCl का भी स्रावन करता है, HCl भी बनाता है। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक। हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? आज हम लेके आए जैव प्रक्रम में न्यूट्रिशन को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। भैया यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है एक नया सीरीज 0 to हीरो। यहाँ पे क्या होगा कि हम हर एक टॉपिक को, हर एक चैप्टर को कंप्लीट पढ़ेंगे, एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि आपके एग्जाम में एक भी नंबर का क्वेश्चन ना छूटे। भैया सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जैव प्रक्रम होता है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही यही है और क्वेश्चन ये है, किसी भी बोर्ड के लिए फेवरेट क्वेश्चन है कि जैव प्रक्रम किसे कहा जाता है। भैया जैव प्रक्रम उसको कहते हैं कि हम लोग को जीने के लिए जिन जिन चीज की आवश्यकता है, जिन जिन चीज की आवश्यकता है, उन सबको मिला के क्या कहेंगे? जैव प्रक्रम कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक क्या मोबाइल फोन है, ठीक? मोबाइल फोन से अगर हम क्या करें, बैटरी को निकाल दें तो मोबाइल चलेगा नहीं। चलो बैटरी लगा दिए, डिस्प्ले खोल देंगे तो तब भी मोबाइल नहीं चलेगा। चलो ये सारा चीज रहने दिए, लेकिन अंदर का जो मदरबोर्ड है उसको खोल देंगे तो क्या चलेगा? मोबाइल नहीं चलेगा। तो जस्ट उसी तरह से हम लोग का जो बॉडी है उसको चलने के लिए हर एक चीज की आवश्यकता, जैसे खाना हो गया, सांस लेना हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वेस्ट मटेरियल हो गया, इन सब के बिना हम लोग का बॉडी नहीं चल सकता। तो इन सबको मिला के एक वर्ड में क्या कहा जाता है? जैव प्रक्रम कहते हैं। भैया जैव प्रक्रम का डिफिनेशन क्या लिखोगे एग्जाम में? कि वह सभी जैविक प्रक्रिया जो सजीवों को जीवित रखने, उनके शरीर के रख रखाव और मरम्मत के लिए आवश्यक होते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। कि एक हमारे बॉडी में खाना हो जाए, न्यूट्रिशन हो जाए, श्वसन हो, वाहन हो, उत्सर्जन हो, जैसे ये 4 चीज है। इन चारों के बिना क्या आप जीवित रह सकते हैं? मान लो आपके श्वसन को हटा दिए तो यहां से तो आपका लाइफ खत्म हो जाएगा। ये पोषण को ही हटा दो, कुछ भी हटाओगे तो आपका लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग के लाइफ को चलने के लिए, उसको मरम्मत करने के लिए, उसके डिजीज से लड़ने के लिए क्या चाहिए? जिन चीज की आवश्यकता होती है उनको कहते हैं जैव प्रक्रम। भैया सबसे पहला क्या था कि जैव प्रक्रम के लिए पोषण चाहिए, मतलब न्यूट्रिशन चाहिए, खाना चाहिए। तो पोषण किसको कहते हैं? कि हम लोग जो खाना खाते हैं उसी को पोषण कहा जाता है। पोषण का सिंपल याद रखिए कि हम लोग जो भोजन करते हैं, हम लोग जो चावल खाते हैं, चाहे वो मम्मी के द्वारा खाएं, पापा या कोई होटल में खा लें, कहीं भी खाना खाएंगे तो वो जो खाना खा रहे हैं वो क्या कहलाएगा? पोषण कहलाएगा। तो पोषण का डिफिनेशन क्या होता है कि जीवों द्वारा भोजन प्राप्त करना। सबसे पहला क्या है कि भोजन प्राप्त करना था, उसका उपयोग। खाना जो हम लोग खाते हैं वो क्यों खा रहे हैं? भैया मजे के लिए तो नहीं खाते होंगे, इतना आलसी है। तो भैया कि हम लोग जो खाना खाते हैं वो किस लिए खाते हैं? ऊर्जा मिले, ताकि उस ऊर्जा से हम लोग कोई भी काम करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, सारा का सारा काम किससे होता है? ऊर्जा से होता है। ऊर्जा कहाँ से आता है? खाना जो खाते हैं उससे ऊर्जा आता है। दूसरा क्या कि हम लोग के शरीर का वृद्धि कैसे होगा? हम लोग का ग्रोथ कैसे होगा? हम लोग खाना खाएंगे तब ना हमारे शरीर में एनर्जी बनेगा, और उसी एनर्जी के थ्रू हम लोग के बॉडी का डेवलपमेंट भी होता है। उसके साथ साथ क्या, वृद्धि के लिए और विकास के लिए उसी को क्या कहेंगे? पोषण कहते हैं। मतलब जो हम लोग खाना खाते हैं, खाना खा के ऊर्जा मिला, उससे उस ऊर्जा के थ्रू हम लोग के बॉडी का डेवलपमेंट होता है, डिजीज से लड़ते हैं, बीमारी से लड़ते हैं, तो उसको कहा जाता है पोषण। भैया पोषण का बहुत सारे प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होता है मेनली। एक क्या है? स्वपोषी पोषण। दूसरा जो है वो है विषमपोषी पोषण। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो स्वपोषी पोषण है। स्वपोषी मतलब जो खुद से खाना बनाता है, खुद से खाना बना लेगा, उसको कहेंगे स्वपोषी। जैसे क्या? हरा पेड़ पौधा।
हरा पेड़ पौधा जैसे हम लोग क्या करते हैं, होटल में खा लिए, घर में खा लिए, ये फिर खुद से बना के खा लिए। लेकिन पेड़ पौधा क्या स्विगी से ऑर्डर करेगा? है वो स्विगी से ऑर्डर नहीं करता है भैया। पेड़ पौधा क्या करेगा कि खुद से खाना बनाता है, उसको कहते हैं स्वपोषी पोषण। तो हरे पेड़ पौधे में किस प्रोसेस से खाना बनता है? वो बनता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। इसी तरह कुछ बैक्टीरिया है, उसमें भी क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, वो भी खाना अपने से बनाता है। इसमें क्या लिखोगे स्वपोषी पोषण में कि जब जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे क्या, हरे पेड़ पौधा और कुछ बैक्टीरिया। हरे पेड़ पौधे में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होता है, और बैक्टीरिया में भी मतलब कि जितना भी है जो कि खुद से खाना बनाता है, जो स्वपोषी है, उसमें क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण ही होगा। अब बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। कि पेड़ पौधे में जो भोजन बनाने का प्रोसेस है, जो भोजन बनाने का पूरा प्रक्रिया है, उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस। नाम याद रखिएगा, फोटोसिंथेसिस। ये दो वर्ड से मिलके बना है। पहला क्या है, फोटोन का मतलब होता है, फोटो का मतलब होता है फोटोन, और फोटोन का मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना। मतलब लाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में जो खाना बनाता है पेड़ पौधा, उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ये प्रकाश संश्लेषण। भैया ये नाम से ही खत्म हो जा रहा है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश का मतलब जो सनलाइट का प्रकाश आ रहा है, सनलाइट का जो रोशनी किरण आ रहा है, उसके प्रेजेंस में पेड़ पौधा खाना बनाएगा, उसको कहेंगे प्रकाश संश्लेषण। भैया अगर एग्जाम में यहाँ से डेफिनेशन पूछता तो क्या लिखेंगे कि वो प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 और जल से भोजन बनाते हैं, तो क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। स्टेप बाय स्टेप समझिएगा कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि सनलाइट के प्रेजेंस में CO2 चाहिए, वाटर चाहिए, और उसके साथ साथ क्या कि हरा पत्ता होना चाहिए। तब क्या बनाएगा, वो पेड़ पौधा खाना बनाएगा। हरा पत्ता नहीं है तो उसके पास क्लोरोफिल नहीं रहेगा, तो वो खाना नहीं बनाएगा। तो भैया प्रकाश संश्लेषण सिंपल समझिए कि खाना बनाने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या कि आवश्यक चीज क्या क्या है, किसके बिना यह प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता है। जैसे सबसे पहले क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। सूर्य का प्रकाश क्यों चाहिए, क्योंकि एनर्जी का सोर्स यही है। यह क्या देता है, पौधे को ऊर्जा देगा खाना बनाने के लिए। दूसरा क्या चाहिए, इसको क्लोरोफिल चाहिए। क्यों चाहिए भैया क्लोरोफिल? क्लोरोफिल जो है ये पत्ते को हरा करता है, इसी के वजह से पत्ता जो है हरा दिखता है। लेकिन क्लोरोफिल का मेन काम है कि जो सनलाइट आ रहा है पत्ते के ऊपर, उस सनलाइट को, उस सूर्य प्रकाश को एब्जॉर्ब करना है। मतलब एनर्जी जो आ रहा है सूर्य से, उसको क्या करेगा, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करके वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तीसरा है CO2। CO2 जो है ये रिडक्शन करके कार्बोहाइड्रेट बनाता है। क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है। और ये CO2 इंटर कैसे करता है, वो इंटर करता है रंध्र के द्वारा। ये रंध्र कहाँ पाया जाता है, पत्ते में। और चौथा क्या है, वाटर चाहिए। मतलब क्या, सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल, CO2 और वाटर चाहिए। चार चीज चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, मतलब पेड़ पौधे को खाना बनाने के लिए। इन चारों के बिना क्या खाना बनेगा नहीं, इन चारों के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अब बात रहा कि CO2 कहाँ से मिलता है, उसको वाटर कहाँ से मिलता है। तो अगर हम लोग एक पेड़ पौधा को इमेजिन कर लें कि पेड़ पौधा कोई है, तो उस पेड़ पौधे में क्या पत्ता है, नीचे जड़ है, उसका तना है। तो पत्ते वाले भाग में खाना बनता है, तो वहां पे क्या होगा, सनलाइट आया, और नीचे से क्या होगा, जो कि जड़ है, जड़ से पानी जाएगा कहाँ, पत्ते के पास। ये दो चीज हो गया। तीसरा क्या चाहिए, CO2 चाहिए। तो CO2 इन्वायरमेंट से वो लेता है। तो जब ये तीनों चीजें ले लेगा तो क्या बनाएगा, ये बनाता है ग्लूकोज बनाए, मतलब उसका जो फूड है उसको बनाता है। तो भैया इसका इक्वेशन याद रखिएगा। यहाँ पे इक्वेशन पूछा जाता है एग्जाम में कि प्रकाश संश्लेषण का जो इक्वेशन है, उसका जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या है। तो वो क्या होगा, C2CO2
प्लस H2O मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी दोनों को मिला दिए किसके प्रेजेंट में, सनलाइट के प्रेजेंट में, तो ये क्या बना देगा भैया, ये ग्लूकोज बनाता है C6H12O6। और साथ ही साथ यह क्या करता है कि ऑक्सीजन को भी रिलीज करते जाएगा, जैसे जैसे फोटोसिंथेसिस करता है ऑक्सीजन भी रिलीज करता है। अब आगे चलते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का जो प्रक्रिया है वो कैसे होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे होगा कि जड़ से पानी लेगा और क्लोरोफिल क्या करेगा, प्रकाश का अवशोषण करेगा, उसके साथ साथ जो प्रकाश ऊर्जा है उसको कन्वर्ट कर देगा रासायनिक ऊर्जा में, तब जाके इसका खाना बनता है। अब इसमें एक वर्ड हम लोग पढ़े थे रंध्र। ये रंध्र कहाँ होता है, किसमें होता है, किस जगह होता है भैया। रंध्र कहा जाता है कि पत्ते में, पेड़ पौधा जो है उसके पत्ते में जो छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है उस छिद्र को रंध्र कहते हैं। भैया इस रंध्र का क्या काम है, इस रंध्र का काम है कि वो जो सांस लेगा पेड़ पौधा और सांस छोड़ेगा तो किसके थ्रू छोड़ता है, इसी रंध्र के द्वारा एयर को अंदर और बाहर करता है। अंदर क्या, जैसे कि ये सांस ले रहा है, ठीक, तो ऑक्सीजन लेगा और क्या छोड़ेगा, CO2 छोड़ेगा। जब फोटोसिंथेसिस करता है तो उस टाइम पे ये ऑक्सीजन को बाहर निकालता है और CO2 को अंदर लेता है। एक काम तो ये हुआ इसका। दूसरा रंध्र का क्या काम है कि ये ना जब प्लांट में बहुत ज़्यादा एक्सेस में वाटर हो जाता है तो उस वाटर को ये वाष्पीकरण करता है, उसको बाहर कर देता है ताकि वो पेड़ पौधे में कोई हानि ना पहुंचाए। तो रंध्र में डिफिनेशन क्या लिखना है कि पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाला सूक्ष्म छिद्र रंध्र कहलाता है। यहाँ पे एक रंध्र का डायग्राम बनाया, किसका डायग्राम है, रंध्र का। भैया ये जो रंध्र है, मान लो एक पत्ता है, ठीक, उस पत्ते में कहीं पे ये छोटा सा छिद्र पाया जाता है, इसको कहते हैं रंध्र छिद्र या रंध्र पोर, स्टोमेटल पोर भी कहा जाता है इसे। इसी पोर के थ्रू ऑक्सीजन अंदर बाहर करेगा, CO2 अंदर बाहर करेगा, किसके थ्रू, इसी के थ्रू। और इसके बगल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्या रहता है, क्लोरोप्लास्ट। और इसी क्लोरोप्लास्ट का के अंदर रहता है क्लोरोफिल, जिसके कारण से पत्ता जो है वो हरा दिखता है। कैसा दिखेगा पत्ता, हरा जो दिख रहा है वो किसके कारण से, इसी क्लोरोफिल के कारण। और क्लोरोफिल कहाँ पे है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। अब है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण किसको कहा जाता है कि जब कोई एनिमल है, कोई भी जीव है जो अपना भोजन के लिए, खुद का जो भोजन खाएगा उस भोजन के लिए किसी दूसरे चीज पे डिपेंड, जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हैं आदमी का, मनुष्य का, कि मनुष्य खाने के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है, पेड़ पौधे भी डिपेंड है। तो भैया जो भी एनिमल किसी दूसरे चीज पे डिपेंड है, चाहे वो किसी एनिमल पे हो, चाहे प्लांट पे हो, चाहे वो कुछ भी सड़े गले हुए चीज पे डिपेंड हो, तो वो कहलाता है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण में आप डिफिनेशन क्या लिखिएगा कि जब जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, परजीवी या पर पोषण कहा जाता है। भैया इसका भी टाइप होता है, जैसे कि उदाहरण देख सकते हो, मनुष्य हो गया और पशु हो गया, इसमें जो पाया था वो क्या पाया जाता है, परपोषी पोषण पाया जाता है। भैया इसका ना वो 3 टाइप है, एक क्या है मृत जीवी पोषण, दूसरा क्या है परजीवी, और तीसरा है प्राणी संपोषण। तो मृत जीवी इसमें नाम से ही खत्म, मृत मतलब मरा हुआ, जीव मतलब जीव। तो जो मरे हुए चीज पे, मरे हुए जीव पे, सड़े गले हुए चीज पे डिपेंड है, उससे वो अपना खाना लेता है, उसको कहेंगे मृत पोषी। जैसे क्या एग्जाम आप देख सकते हो उदाहरण इसमें डिफिनेशन कि मृत एवं सड़े गले पदार्थ, जो मृत चीज है, ये सड़ा गला चीज है, उनसे, उन पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है, तो उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। नाम देख के आप एग्जाम में 2 नंबर आपका फिक्स है। भैया उदाहरण में जैसे क्या मशरूम हो गया और फंजाई हो गया। मशरूम जैसे कि आप देखेंगे व्हाइट कलर का रहता है, उसको देहात में लगभग उसको कहा जाता है सांप का छत्ता। तो ये जो मशरूम है, मशरूम क्या करता है कि वहाँ उसके पास जो सड़ा गला हुआ साइड में रहता है उसको वह खाता है, क्योंकि ये है तो पेड़ पौधा, लेकिन क्या इसके पास क्लोरोफिल है, अगर क्लोरोफिल रहता तो फिर हरा होता, लेकिन ये वाइट पाया जाता है मशरूम है, जबकि प्लांट है
है ये प्लांट, लेकिन क्या अपना भोजन ये नहीं बनाता, यह किसी दूसरे पे डिपेंड है, सड़े गले हुए चीज पे डिपेंड है। इसको कहेंगे मृत जीवी पोषण। दूसरा आता है परजीवी। परजीवी दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करना क्या कहलाता है? परजीवी। देखो परजीवी का असल क्या है कि वो आपके बॉडी में रहता है, लेकिन आपको बिना मारे क्या करेगा, आपसे भोजन ले रहा है, तो उसको परजीवी कहते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे कि आपके सिर में क्या है, जू है, तो वो जो जू है आपसे भोजन तो ले रहा है, आपका खून तो पी रहा है, लेकिन क्या आपको डायरेक्टली मार रहा है? नहीं, वो आपको मारेगा नहीं, बल्कि वो आपसे सिर्फ भोजन लेता है, तो उसको कहते हैं परजीवी पोषण। उदाहरण के लिए याद रखिएगा अमरबेल, एग्जाम में यहाँ पे आता है ऑब्जेक्टिव से कि इनमें से कौन सा एक पैरासाइट है, ये परजीवी है। तो परजीवी क्या है? अमरबेल एक सबसे अच्छा उदाहरण है। इसके साथ साथ कैक्टस भी पाया जाता है। अब है प्राणी संपोषण। क्या है? प्राणी संपोषण। भोजन को ग्रहण कर उसका पाचन करना, उसको क्या कहेंगे? प्राणी संपोषण। जैसे कि आदमी हो गया, अमीबा हो गया, लायन, टाइगर, गाय, बैल, बकरी, ये सब क्या है? प्राणी संपोषण है। ये क्या करता है कि पहले खाना को ग्रहण करेगा, बाहर से खाना लाएगा, उसको चबा के खाएगा, और खाने के बाद वो पचता है, तो उसको कहेंगे प्राणी संपोषण कहा जाता है। तो इसी का एग्जाम्पल है अमीबा में पोषण। अमीबा क्या है? अमीबा एक कोशिकीय प्राणी, मतलब क्या उसका जो पूरा शरीर, पूरा बॉडी जो बना हुआ है वो किसका, क्या सेल का बना हुआ है? सिर्फ और सिर्फ एक सेल का बना हुआ है। और ये रहता कहाँ है? और ये रहता है पानी, मतलब ये जलीय जीव है। भैया जब ये इसका आकार कैसा होगा? ये पानी में रही तो पता चला, लेकिन एक कोशिका का ये भी पता चला इसका आकार कैसा होगा। तो इसका जो आकार होता है वो होता है अनियमित, मतलब कि इसका कोई नियमित आकार नहीं है, कोई फिक्स आकार नहीं, आकृति नहीं है कि ऐसा ही होगा। जैसे हम बनाए हैं ऐसा भी हो सकता है। जितना खराब बनाओगे अमीबा उतना खराब ये अच्छा रहेगा डायग्राम। मतलब एक ऐसा डायग्राम है कि जैसा बना दो सब ठीक, कोई भी गलत नहीं बोल सकता है। तो अमीबा में पोषण कैसे होता है? अमीबा एक कोशिकीय जीव है, ये जल में रहता है, और इसमें जो पोषण होता है, कौन सा पोषण होता है भैया? इसमें होता है प्राणी संपोषण होता है। कैसा पोषण होगा? प्राणी संपोषण। देखो अमीबा में पोषण समझने से पहले हमको 5 चीज समझना होगा। इंजेशन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। इन 5 चीज को आप समझ गए तो अमीबा क्या हो जाएगा, एकदम 5 का 5 नंबर आपको एग्जाम में आना फिक्स है। जैसे पहला क्या है? इजेशन। इजेशन कहा जाता है कि हम लोग जो खाना खाते हैं, हम जैसे रोटी खाए तो क्या मुंह में खाए फिर पेट में गया, तो जो बाहर से खाना ले रहे हैं शरीर के अंदर वो कहलाया इजेशन। दूसरा डाइजेशन क्या होता है कि आपके बॉडी में आपने जो खाना खाया है उसको अच्छे तरह से चूर करके जो कॉम्प्लेक्स चीज था उसको सिंपल रूप में कर दिया, जो जटिल था उसको सरल रूप में तोड़ दिए, उसको कहेंगे डाइजेशन। उसके बाद जब डाइजेशन हुआ तो क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि जो खाना पचा है उसको उसका बॉडी एब्जॉर्ब करेगा, उसको अवशोषित करेगा। चौथा क्या है? एसिमिलेशन। जब भैया खाना को एब्जॉर्ब करेगा तो उससे क्या होगा? एनर्जी बनेगा, तो एनर्जी बनने के प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। और लास्ट एक आता है इजेशन, की जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकलता है। तो अमीबा में भोजन इससे क्या रिलेटेड है? सबसे पहले देखो इजेशन की, अमीबा भोजन कैसे खाएगा, वो भोजन को ग्रहण कैसे करता है। तो अमीबा, जैसे कि ये एक अमीबा है, इसके बीच में क्या न्यूक्लियस पाया जाता है, इसमें साइटोप्लाज्म है, ये सब क्या है? साइटोप्लाज्म। और एक फूड यहाँ पे रखा गया। अमीबा ने क्या देखा कि यहाँ पे जो है वो फूड है। जब अमीबा ने फूड देखा ना तो इसके पास रहता है सूडोपोडिया। क्या नाम है? सूडोपोडिया। सूडोपोडिया मतलब फॉल्स पैर, फॉल्स फीट। तो जब ये खाना को देखता है ना, ये फॉल्स पैर मतलब सूडोपोडिया को बाहर निकालता है, और सूडोपोडिया को आगे निकाल के इसको घेरना चाहता है। जब इससे आगे जाओगे तो इन्होंने क्या किया कि उन सूडोपोडिया के थ्रू खाना को ऐसे समेट लिया। पहले देखो एक अमीबा था, उसने खाना देखा तो ऐसे बनाया, ऐसे बनाने के बाद उन्होंने धीरे 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 इसको अपने अंदर समाना स्टार्ट किया।
तो अब क्या करेगा, ये अपने अंदर समा लिया। अब देखो यहाँ पे जैसे ही अपने अंदर ये समाएगा तो इसके पास क्या रहता है, फूड वैक्यूल्स बनाता है। क्या बनाएगा, फूड वैक्यूल्स। और उन फूड वैक्यूल्स से इंजाइम्स निकलते हैं और इंजाइम के थ्रू ये जो फूड इसके बॉडी में आया उसका पूरी तरह से डाइजेशन हो गया। तो दूसरा स्टेप में आएगा, फूड का डाइजेशन हुआ। कैसे हो रहा है, इसके पास फूड वैक्यूल है, फूड वैक्यूल से इंजाइम्स निकलेगा, इंजाइम के थ्रू उसको डाइजेस्ट कर देगा। भैया जब फूड बन गया तो इसमें क्या एसिमिलेशन होगा, उसमें एनर्जी बनेगा और वो एनर्जी अपने बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए यूज करेगा। लेकिन अब आता एक सवाल आता है कि भैया उन्होंने डाइजेशन तो कर लिया, एनर्जी ले लिया, लेकिन जो वेस्ट मटेरियल बचा उसका क्या हुआ। तो जो वेस्ट मटेरियल बचता है ना, ये स्किन के थ्रू ये बाहर कर देगा और इसी स्किन के थ्रू सांस भी लेता है। अब हम बात करते हैं मानव पाचन तंत्र की, कि मानव का पाचन तंत्र जो है यह क्या होता है। सबसे पहले समझिए कि पाचन क्या होता है। पाचन जैसे कि हम लोग क्या कुछ भी खाते हैं, रोटी चावल कुछ भी खाओ, तो वह क्या होगा कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, जो जटिल मॉलिक्यूल जो भी हार्ड था पूरा, वो पूरी तरह से घुलनशील हो जाएगा। मतलब कि आपके ब्लड में मिल सके इतना वो चूर घुलनशील हो जाएगा, तो उसको कहेंगे पाचन। और पाचन के क्रिया में जितना भी अंग शामिल हुआ उसको कहा जाता है पाचन तंत्र। तो हमको क्या देखना है, पाचन तंत्र देखना है। और पाचन तंत्र का मुख्य भाग कौन कौन सा है, वो है मुख गुहा, अन्नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुदा। इसके साथ साथ सहायक ग्रंथि कौन है, यकृत, पेंक्रियाज और लार ग्रंथि। तो हमको क्या होगा कि इन सबको डिटेल में एक एक करके देखें। सबसे पहले क्या है, मुख गुहा, यह माउथ या बक्कल कैविटी कहा जाता है। जैसे कि ये हमारा पोर्शन है, तो माउथ ये बक्कल कैविटी उसको कहते हैं कि हमारा जैसे बीच में जितना खाली जगह है ना, हाँ जैसे खाना खाते हैं हम लोग, तो मुंह के अंदर जितना खाली जगह है उसको बक्कल कैविटी या मुख गुहा कहा जाता है। मतलब क्या, यही गेट है जहां से हम लोग का खाना अंदर जाएगा। तो मुख गुहा कहाँ पे पाया जाएगा, ये जो हमारा पोर्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम का, सबसे ये माउथ वाला पोर्शन जो है, जहाँ जहाँ हम लोग का टंग है, टीथ है, उसके साथ साथ वहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड पाया जाता है। तो मुख गुहा क्या है, यहाँ पे खाना चबाने का काम होता है। वहाँ पे क्या, खाना चबाने के साथ साथ जो लार निकल रहा है, जो सैलिवरी एमाइलेज निकल रहा है, उन सबको मिक्स करेगा और पचाने का काम करता है। वहाँ पे क्या पचता है, स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा है कि मुख गुहा जो था, मुख गुहा के बाद आता है अन्नली, ये एसोफेगस कहा जाता है। तो मुख गुहा के नीचे क्या है, एसोफेगस है। ये वाला ट्यूब जो है क्या करेगा, माउथ को और स्टोमक को दोनों को जोड़ने का काम करता है। कौन करता है कि ये जो एसोफेगस है ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, लॉन्ग ट्यूब लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, जो कि माउथ और स्टोमक दोनों को जोड़ता है। तो माउथ से जो भोजन आ रहा है ना, वो कहाँ चला जाएगा, स्टोमक में जाएगा। भैया जब ये इस वाले पोर्शन में आया स्टोमक, इसका नाम क्या है, स्टोमक है। यहाँ पे 4 से 5 घंटा भोजन यहाँ पे स्थिर रहेगा। और क्या होगा भोजन रह के, भैया जब यहाँ 4 से 5 घंटा भोजन रहता है तो इसमें बहुत सारे इंजाइम्स आते हैं और जो भोजन है उसको तोड़ने का काम करता है। और साथ ही साथ ये जो स्टोमक है, स्टोमक क्या करेगा, HCl का रिलीज करता है। किसका, HCl। ये क्या होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये रिलीज करता है ताकि उस खाना में जो बैक्टीरिया जो भी जर्म आया है उन सबको मारने का काम हो सके। और इसके साथ साथ ये एसिडिटी को भी मेंटेन रखेगा ताकि आपका पेट में कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ साथ एक चीज़ और रिलीज करता है, वो है म्यूकस। म्यूकस क्या होता है, म्यूकस है एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि पेट की दीवार को जलने से बचाता है। इंजाइम जो निकल रहा है वो हाईली एसिडिक होता है, तो उन सबको जलने, पेट को जलने से बचा, वो कौन बचाता है, वो है म्यूकस। तो स्टोमक का क्या क्या कार्य बताया भैया आपको। स्टोमक का पहला काम है कि 4 से 5 घंटा भोजन को रखेगा। दूसरा क्या काम है कि ये भोजन को अच्छे से मथने का काम करता है। किसका काम करेगा, मथने का काम करता है। उसके साथ साथ
कि ये HCl का भी स्रावन करता है, HCl भी बनाता है। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ये बनाता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जर्म को मारेगा। जर्म मतलब बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, मतलब खाना के साथ जो भी वेस्ट मटेरियल, जो गंदा चीज जिससे हम लोग बीमार पड़ सकते हैं, उन सबको ये HCl उसको नष्ट कर देगा। अब बात करें कि ये क्या रिलीज करता है, कि पेप्सिन इंजाइम्स रिलीज करेगा, और पेप्सिन के साथ साथ यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, फैट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो स्टोमक में क्या 4 से 5 घंटा खाना रहा तो वो पूरी तरह से चूर हो गया है। अब वो फूड को आगे भेजा किस वाले पार्ट में, जैसे यहाँ भोजन आया तो ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं फंडस, क्या कहेंगे, फंडस कहते हैं, और बीच वाले भाग को बॉडी और नीचे वाले भाग को पेलोरिक। तो यहाँ पे पूरी तरह से पचने के बाद यह एक पेलोरिक भल्ब होता है, और पेलोरिक भल्ब से यहाँ नीचे किससे जुड़ा है, ये जुड़ गया है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से। लेकिन हम लोग के यहाँ क्या 2-3 सहायक ग्रंथ में पाया था, क्या होता है 3 सहायक ग्रंथ, मतलब कि वो इंजाइम्स रिलीज करती, कौन कौन सा, एक तो लीवर, दूसरा पेंक्रियाज, और यहाँ एक रहता है गॉल ब्लेडर। क्या रहेगा, ये गॉल ब्लेडर पाया जाता है। सबसे पहले लीवर की बात कर लेते हैं कि ये लीवर क्या है। भैया लीवर जो है आदमी के शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। क्या है, सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है, लीवर है। ये क्लास 10th के एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, ये 1 नंबर में क्या पूछता है कि आदमी के शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि, सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, वो है लीवर। और लीवर का क्या काम है कि ये फैट को ना तोड़ता है। किसको तोड़ेगा, फैट, मतलब कि चर्बी को तोड़ने का काम करेगा, और उसके साथ साथ ये डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है कि जो जहरीला पदार्थ आपने खा लिया है उसको मेंटेन करना है, उसको न्यूट्रलाइज करना है, तो वो कौन करता है, यही लीवर करेगा। इसके साथ साथ दूसरा क्या था, पेंक्रियास था। पेंक्रियास का क्या काम है, ये 2 तरह का निकालता है, एक तो इंजाइम और दूसरा क्या, ये इंसुलिन बनाता है। तो इंजाइम जो है उसको कहते हैं पेंक्रिएटिक जूस। क्या कहेंगे भैया, पेंक्रिएटिक जूस कहेंगे, और पेंक्रिएटिक जूस यहाँ ड्यूडिनम में रिलीज कर देगा। और ये गोल ब्लेडर जो है, गोल ब्लेडर में स्टोर रहता है बाइल जूस। क्या रहता है, बाइल जूस यहाँ स्टोर रहता है, और वो रिलीज कौन करता है, लिवर रिलीज करे, आके कहाँ रहेगा, गोल ब्लेडर में। ये वाला क्या है, गोल ब्लेडर। अब आगे आते हैं, आगे क्या था, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन आया तो सबसे महत्वपूर्ण काम इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। जैसे क्या कि खाना आया, खाना का सबसे ज़्यादा पाचन इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, इसी छोटी आंत में होगा। ये वाला क्या है, छोटी आंत। छोटी आंत में सबसे ज़्यादा पाचन हो रहा है, साथ साथ जो खाना का एब्जॉर्प्शन होता है इसी छोटी आंत में होता है। खाना का जो एब्जॉर्प्शन होगा, मतलब खाना जो अवशोषित होगा, वह कहाँ पे होगा, इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ये किसी भी एंजाइम को रिलीज नहीं करता है, लेकिन ये खाना को एब्जॉर्ब करता है। तो खाना को एब्जॉर्ब करने के लिए इसके पास क्या पाया जाता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का दीवार है ना, उसमें पाया जाता है भेलाई। कुछ इस तरह आकार का क्या पाया जाता है, उसको कहते हैं भेलाई। ये जो भेलाई है, इसके अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स रहते हैं। तो जैसे यहाँ खाना आता है तो ये वाला ऊंचा ऊंचा जो फिंगर वाला स्ट्रक्चर है, ऊंचा ऊंचा, ये खाना को एब्जॉर्ब कर करके ब्लड में लेके जाता है, और ब्लड क्या करेगा, पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो ये क्या अभी तक बात की हम लोग छोटी आंत का, और छोटी आंत से भोजन का क्या हो गया, मतलब कि एब्जॉर्ब हो गया, पूरे शरीर में चला गया। शरीर में जाने के बाद वो कोशिका के पास जाए, कोशिका में जाके अच्छे से उसका एनर्जी बनता है। अब देखो, जो खाना पच गया उसका एनर्जी तो बन गया, हमारे शरीर में चला गया, लेकिन जो खाना नहीं पचा उसका क्या होगा, वो चला जाएगा हमारे लार्ज इंटेस्टाइन। ये मोटा मोटा दीवार दिख रहा है ना, ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इसको कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ये है लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा कि जो वेस्ट मटेरियल है उसमें जो पानी उनी बचा है, उस पानी को एब्जॉर्ब करेगा, उस पानी को ये अवशोषित करेगा।
अब देखो, जब पानी को अवशोषित कर लिया, इसमें क्या बचा? सिर्फ वेस्ट मटेरियल जो हमारे काम का बिल्कुल नहीं, अब वो धीरे 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 टॉक्सिक होता जाएगा। तो ये आके यहाँ रेक्टम के पास जमा हो जाता है। रेक्टम के पास पूरा जो वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ जमा होगा? इस रेक्टम के पास। और रेक्टम में कुछ देर स्टोर रहता है, चाहे 2 घंटा 3 घंटा के लिए यहाँ पे स्टोरेज रहता है। और इस रेक्टम के थ्रू एक सेंसरी नर्व पाया जाता है, जिससे कि आदमी को पता चलता है कि वेस्ट मटेरियल बाहर निकालना है। और इसके नीचे क्या है? एनस है। एनस के थ्रू वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ ना एक स्ट्रक्चर और पाया, यहाँ एक फिंगर लंग स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं अपेंडिक्स। क्या कहा जाता है इसको? अपेंडिक्स कहा जाता है। और ये अपेंडिक्स जो है हम लोग में फंक्शनल नहीं है। हम लोग का जो एंसेस्ट्रल था, हम लोग का जो पूर्वज था, उन पूर्वज में ये अपेंडिक्स फंक्शनल था, हम लोग में फंक्शनल नहीं है। मतलब क्या कि ये वेस्टिजुअल ऑर्गन है, किसी भी काम का हम लोग के शरीर में नहीं है। जब कोई बीमार पड़ता है तो ये वाला अगर पोर्शन खराब हो जाता है, उसका क्या करता है? काट के बाहर निकाल दिया जाता है। और अपेंडिक्स का थोड़ा सा काम है कि यहाँ ना बहुत सारा क्या बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि हम लोग के लिए हेल्पफुल रहता है खाना पचाने में। तो ये था पूरा कहानी। पर क्या क्या था कि हम लोग भोजन जो खाए वो कहाँ था? सबसे पहले माउथ में, माउथ से कहाँ चला गया? एसोफेगस में। एसोफेगस से कहाँ जाएगा? स्टोमक में। स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, ये छोटी आंत, और यहाँ से चला जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन के पास। माउथ में क्या क्या था? जीभ था, जीभ था, और क्या था? टीथ था। जीभ और टीथ के सहारे से भोजन को क्या करा? तोड़ा जा रहा था, मिलाया जा, किससे मिलाया था? लार से। और हमारे मुंह में लार ग्रंथि पाया जाता है। लार ग्रंथि क्या होता है कि जो हमारे मुंह में फ्लूइड आ रहा है, पानी की तरह आ रहा है, वो कहाँ से आता है? लार ग्रंथि से आता है। वो हम लोग में 3 ठो पाया जाता है। उसके बाद है एसोफेगस। एसोफेगस ये वाला पोर्शन है। एसोफेगस में क्या होता है कि भोजन नीचे जाता है। नीचे कैसे जाएगा? पेरिस्टोलोसिस। जैसे मान लो ये क्या फूड पाइप है, तो पहले यहाँ दबता है तो खाना आगे, फिर यहाँ दबेगा, इधर उठ जाएगा, फिर खाना आगे, फिर यहाँ दबता है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है पेरिस्टोलोसिस। तो पेरिस्टोलोसिस के थ्रू खाना कहाँ जाएगा? स्टोमक में जाएगा। और स्टोमक में कुछ देर यह खाना रहेगा, 4 से 5 घंटा। वहाँ बहुत सारे उसमें HCl रिलीज होगा, वहाँ पे म्यूकस भी होगा। साथ साथ यहाँ ऊपर वाला जो फंडस है उसमें गैस भी पाया जाता है। जब नीचे आओगे तो आपको क्या मिलेगा? छोटी आंत और बड़ी आंत। उसके साथ सहायक ग्रंथियां कौन कौन सा था? लीवर था, गॉल ब्लेडर। क्या होता है? रेस्पिरेशन क्या होता है? हम लोग के शरीर में खाना जो खाते हैं वो टूट के क्या बनता है? एनर्जी बनता है। उसी को कहा जाता है श्वसन, ये रिस्पायरेशन। जैसे क्या है आप समझिए एग्जाम्पल के थ्रू कि हम लोग क्या किए? सांस लिए, ठीक। ये सांस कहाँ जाएगा? सांस में हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, O2 लेते हैं। और ये O2 चला जाता है कोशिका के पास। कहाँ जाएगा? कोशिका के पास जाएगा। और कोशिका के पास ना पहले से क्या रहता है? फूड रहता है। इसके पास क्या है? फूड। और ये जब ऑक्सीजन और फूड मिलता है, मतलब ऑक्सीजन और जब ग्लूकोज मिलेगा ना, तब वो ग्लूकोज टूटेगा। ऐसे ग्लूकोज नहीं टूटेगा। मतलब क्या कि आप सिर्फ खाना खाते जाओ, खाना खाते जाओ, अगर आप में रिस्पायरेशन मतलब कि ऑक्सीजन नहीं जा रहा है फूड के पास, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, उससे कोई भी एनर्जी नहीं बनेगा। तो रिस्पायरेशन क्या किसको कहते हैं? डिफिनेशन देख लीजिए एक बार कि भोजन के टूटने से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया। किससे? कि जो हम लोग भोजन कर रहे हैं उसको तोड़ेगा कौन? उसको तोड़ेगा भैया ऑक्सीजन। उसको कौन तोड़ेगा? ऑक्सीजन तोड़ेगा। तो उसी पूरे प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। अब कंफ्यूज नहीं होना है, श्वसन और एक होता है श्वास, ये उसको कहते हैं ब्रीथिंग। इन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि हम लोग जो सिर्फ सांस लिए फिर सांस छोड़े, तो ये क्या कहला? ये ब्रीथिंग, ये श्वास कहलाता है। और जो ये सांस लेके पूरा प्रक्रिया हो रहा है एनर्जी देने का, वो पूरा का पूरा प्रोसेस कहलाएगा रिस्पायरेशन, ये श्वसन कहते हैं। भैया श्वसन का आवश्यकता क्यों है? हम लोग को, ये कोई भी एनिमल है, उसको श्वसन का आवश्यकता क्यों पड़ा?
क्योंकि भैया श्वसन के बिना तो एनर्जी बनेगा ही नहीं। जब एनर्जी नहीं बनेगा तो हमको चलने में, दौड़ने में, हमारा पाचन, हमारा हार्ट बीट, चाहे कुछ सोच रहे हो, हर एक चीज क्या होगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, हर एक चीज हमारा रुक जाएगा। तो आवश्यकता क्यों है श्वसन का? चलने के लिए, दौड़ने के लिए, सोचने के लिए। हम लोग कुछ भी सोच रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो भैया एनर्जी भी किसके थ्रू मिलता है, इसी रिस्पायरेशन। खाना जो खा रहे हैं, खाना भैया क्या इंटरेस्टिंग चीज है ये। खाना क्यों खा रहे हैं? ताकि हमको उससे एनर्जी मिले। लेकिन क्या कि ये जो खाना है, इसको खाने के लिए पहले एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? पहले एनर्जी चाहिए, तब ये एनर्जी देगा। पहले बाद में एनर्जी देगा। पहले उसको जो एनर्जी बचा के आप रखे हैं वो एनर्जी दीजिए। हम लोग का हार्ट बीट हो गया, दिल धड़कना हो गया, वो भी किसके थ्रू, इसी रिस्पायरेशन के थ्रू एनर्जी मिलेगा, तब बनेगा। तो भैया क्या क्या चाहिए? चलने, दौड़ने, सोचने, पाचन और हार्ट बीट, इन सब के लिए श्वसन आवश्यक है। क्योंकि श्वसन से ही ऊर्जा प्राप्त होता है, बिना श्वसन का कोई भी ऊर्जा नहीं बनेगा। अब देखो श्वसन तो हम लोग समझ गए कि श्वसन क्या है, ये ऊर्जा को बना रहा है, फूड को तोड़ के ऊर्जा बनाता है। अब देखो श्वसन का भी प्रकार होता है। श्वसन का दो प्रकार है, एक वायवीय श्वसन, दूसरा अवायवीय श्वसन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वायवीय श्वसन, ये इंग्लिश में इसको कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन भैया यहाँ पे नाम से ही खत्म हो जा रहा है, एरोबिक। एरोबिक मतलब एयर, एरो मतलब एयर, जैसे एरोप्लेन होता है ना, तो वही एरो का मतलब होता है एयर। तब जब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में श्वसन होता है, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ग्लूकोज टूटता है, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में एनर्जी बनेगा, तो उसको कहेंगे वायवीय श्वसन। समझे? एरोबिक मतलब क्या हुआ? एरो मतलब एयर, नाम से याद रखो, एरो मतलब एयर। तो जब एयर के प्रेजेंट मतलब ऑक्सीजन के उपस्थिति में एनर्जी बनता है, ग्लूकोज का अपघटन होता है, उसको कहते हैं वायवीय श्वसन। इसका इक्वेशन आप याद रखिएगा। इक्वेशन क्या होता है कि ग्लूकोज था भैया, हम ग्लूकोज क्या है, ये जो हम लोग खाना खाए हैं वो क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज से कौन मिला? ऑक्सीजन मिला। और ऑक्सीजन से जब ये मिला तो ये क्या बना देगा? CO2 बनाएगा, H2O बनाएगा, और साथ ही साथ ये एनर्जी को भी बनाता है। कौन? वायवीय श्वसन में। इसमें जो है ऑक्सीजन का आवश्यकता होता है, बिना ऑक्सीजन का ये काम नहीं हो पाएगा। दूसरा क्या कि इसमें ग्लूकोज का जो है ना पूर्ण अपघटन होगा, मतलब जितना आपके बॉडी में ग्लूकोज है सबको चूर करके, सबसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन करके सबसे एनर्जी निकाल देगा। जितना एनर्जी बन सकता है मैक्सिमम ये बना देगा। और ये प्रोसेस कहाँ पे होता है? सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस होता है। अब इतना समझ में, लेकिन भैया कि एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होगा कि एक ग्लूकोज के बदले, सिर्फ और सिर्फ एक ग्लूकोज के बदले 36 ATP ये बनाता है, 36 ऊर्जा बनाता है, या 36 करेंसी बनाएगा ऊर्जा का। कोई दिक्कत? कितना? एक ग्लूकोज के बदले 36। सोचो कितना सारा एनर्जी बना के दे रहा है एरोबिक रिस्पायरेशन में। अब दूसरा है अवायवीय श्वसन, ये फिर इंग्लिश में कहते हैं एनएरोबिक। एनएरोबिक रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन एन मतलब विदाउट। एन का मतलब क्या हुआ? विदाउट, मतलब कि एयर के बिना, किसके बिना? हवा के बिना, ऑक्सीजन के बिना ये ऊर्जा को बनाता है, ग्लूकोज को तोड़ता है, तो ये कहलाएगा अवायवीय श्वसन। जैसे क्या कि ये जो होता है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होगा, तो भैया जब ग्लूकोज है, ये जो रहा ग्लूकोज, ठीक, इसके साथ सब कुछ मिलेगा नहीं, ना ऑक्सीजन मिलना है ना कुछ और मिलना है। तो ये ग्लूकोज क्या करेगा कि मान लो ईस्ट में, इसमें अलग अलग में होता है, ईस्ट में हम लोग आदमी के मांसपेशी में या अलग अलग जानवर में अलग होता है, तो हम अभी ईस्ट का बात कर रहे हैं। जैसे ईस्ट में क्या है, ग्लूकोज आया, तो ग्लूकोज टूट के ना अल्कोहल बनाएगा, CO2 बनाएगा, और साथ साथ एनर्जी बनाता है। वही अगर आदमी की बात करें कि उसके आदमी में मांसपेशियों में बनता है, कब बनता है? मान लो एक्सेस हम लोग क्या गए, एक्सरसाइज कर ली या फिर बहुत ज्यादा काम कर लिए, तो उस कंडीशन में आपके बॉडी में
ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, ये कम ऑक्सीजन पहुंच रहा है, तो हमारा बॉडी क्या करता है कि वो ना एनएरोबिक रिस्पायरेशन करके उस समय तुम्हारे बॉडी का ऑक्सीजन पूर्ति कर देगा। तो उस समय क्या बनेगा कि मांसपेशियों में ना लैक्टिक एसिड बन जाता है और साथ साथ CO2 और एनर्जी बनता है। तो बॉडी में जो दर्द हो रहा है वो किस कारण से होता है, इसी लैक्टिक एसिड के कारण से बॉडी में दर्द होता है। भैया एनएरोबिक रिस्पायरेशन में जो है ग्लूकोज का पूरी तरह से अपघटन नहीं होगा, ग्लूकोज का पूरी तरह से ये क्या टूटेगा नहीं, ये पूरी तरह से ऊर्जा को नहीं देता है, लेकिन क्या कम मात्रा में, ये फास्ट होता है लेकिन ये कम मात्रा में देगा एनर्जी। तो भैया ये एक ग्लूकोज के बदले कितना देगा, सिर्फ 2 ATP। एक ग्लूकोज के बदले कितना, सिर्फ और सिर्फ 2 ATP देता है। और ये सारा का सारा प्रोसेस होगा कहाँ, अवायवीय श्वसन का सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। इन दोनों में डिफरेंस हम देखेंगे आगे। अभी हम फिलहाल बात करते हैं ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन, कि ब्रीथिंग क्या होता है और रिस्पायरेशन क्या होता है, उन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है। यहाँ पे बच्चा क्या कंफ्यूज कर जाता है कि आखिर रिस्पायरेशन क्या है और ब्रीथिंग क्या है। हिंदी में बात करें तो श्वसन और श्वास कहते हैं। एक क्या है, श्वसन है और दूसरा जो है श्वास है। इन दोनों में क्या अंतर है उसको बताना है। तो भैया श्वसन तो अभी हम लोग पढ़े कि जो फूड को तोड़ के एनर्जी बनाता है उसको कहते हैं श्वसन। और ब्रीथिंग क्या होगा, ब्रीथिंग कहेंगे जब हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, बस इतना सा प्रोसेस। जैसे ये सांस लिया और सांस छोड़े तो ये क्या कहलाया, ब्रीथिंग कहलाया। और श्वसन क्या होगा कि सांस लिए कहाँ गया, लंग्स में गया, लंग्स में रहता है एल्वोलाई, क्या रहता है, एल्वोलाई। वो उसको एब्जॉर्ब खींचता है, पकड़ लेता है और पकड़ के वो ब्लड में भेजेगा, ब्लड से कहाँ चला जाएगा, कोशिका के पास। कोशिका से वो क्या होता है, जो वहां जाके ग्लूकोज से मिल जाएगा और वो एनर्जी को बनाता है। और ये जो श्वास है ये एनर्जी को नहीं बनाता है। मानव में श्वसन की, मानव जो है ये सांस लेता कैसे, इसके पास कौन सा अंग है, तो जिस अंग के थ्रू क्या होता है सांस ले रहा है आदमी उसको कहते हैं श्वसन तंत्र। जैसे क्या कि नॉस्ट्रिल हो गया, ट्रेकिया हो गया, लंग्स हो गया, तो ये सब पार्ट किसका है, श्वसन तंत्र का एक पार्ट है। भैया हम लोग देखते हैं कि मुख्य अंग कौन कौन सा है श्वसन का। जैसे कि क्या है मुख्य अंग, नासा छिद्र नोस्ट्रिल कहा जाता है, नसिका गुहा, श्वास नली, ब्रोंकाई, फेफड़ा, वायु कोष्ठ और डायाफ्राम, ये क्या है इसका मेन पार्ट है। इसको हम लोग लेबलिंग कर लेते हैं। ये वाला जो है ये क्या कहलाता है, नोस्ट्रिल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नोस्ट्रिल कहलाता। मतलब कि जैसे कि ये वाला देख रहे हैं आप लोग छिद्र आदमी का, ये क्या है, इसको कहते हैं नोस्ट्रिल। भैया नोस्ट्रिल से जब नीचे आओगे तो ये वाला जो इसको कहते हैं लैरिंग्स, क्या कहा जाएगा इसको, लैरिंग्स कहते हैं भैया। और लैरिंग्स क्या करता है, ये एक वॉइस बॉक्स है, ये आवाज बनाने का काम करेगा। कौन करता है, ये लैरिंग्स करेगा। भैया लैरिंग्स के नीचे आओगे तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ, इसको कहते हैं ट्रेकिया। क्या कहा जाता है इसको, ट्रेकिया। और ट्रेकिया के बाद यहाँ जो डिवाइड हुआ है, ये दोनों आप देख रहे हैं कि ये पहले एक था, अब यहाँ पे आके 2 रास्ता बन गया है। तो ये जो डिवाइड हुआ इसको कहते हैं ब्रोंकाई। क्या कहेंगे भैया, इसको कहते हैं ब्रोंकाई। और अंदर में ये फिर जाके बहुत सारे पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होता है, इसको कहेंगे ब्रोंक्यूल्स। क्या कहेंगे इसको, ब्रोंक्यूल्स कहेंगे भैया हम लोग। और नीचे ऐसे दिख रहा है ये वाला, ऐसे ये है क्या है, एक गुंबद लग स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं डायाफ्राम। जैसे कि नोस्ट्रिल, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और ये है लंग्स। इन सबको हम अभी डिटेल में एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक को हम लोग देखेंगे, हर एक चीज को समझेंगे। सबसे पहला क्या था, नोस्ट्रिल या फिर नासा छिद्र, ये कहाँ पे पाया जाता है, ये वाला पोर्शन, मतलब आदमी का ये वाला जो पोर्शन है उसको कहते हैं नासा छिद्र, ये नोस्ट्रिल कहते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि सिंपल है, वायु को अंदर ले जाते हैं। जब वायु को अंदर ले जाते हैं तो इसी नोस्ट्रिल के अंदर जो धूल कण है उसको रोक लेता है। रोकने के लिए क्या रहता है भैया इसके पास, धूल कण को रोकने के लिए हमारे नाक के अंदर बाल होता है, और
उसके साथ साथ म्यूकस भी होगा। तो जितना भी एयर में क्या है पार्टिकल्स था, कौन सा पार्टिकल्स, जो कण था, धूल का कण था, उनको रोकने का काम करता है हेयर और म्यूकस। इसका काम और क्या है कि वायु को गर्म, जैसे कि ठंडा, मान लो ठंडा का मौसम है, तो ठंडा ठंडा हवा आ रहा है, तो उस कंडीशन में हमारा नाक क्या करेगा, उसको गर्म करने का काम करेगा, तब वो अंदर भेजेगा। वही गर्म, अगर गर्म हवा आ रहा है तो उसको ठंडा करने का काम करेगा। ये किसका काम था, नासा जो है, नासा छिद्र जो है उसका काम है। भैया इससे आगे अगर जाओगे तो अगला क्या है, नसिका गुहा। कहाँ पे, ये वाला क्या कहलाएगा, नसिका गुहा। क्या कहते हैं इसको, नसिका गुहा का। इसका क्या काम है, ये वायु को आगे लेके जाएगा। क्या करता है ये, वायु को आगे लेके कहाँ जाएगा, लेरिंग्स के पास, लेरिंग्स से होते हुए चला जाएगा ट्रेकिया में। ये वाला पोर्शन क्या है, ट्रेकिया है। और ट्रेकिया जो है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और ये किसका बना हुआ है, कार्टिलेज का बना हुआ है। भैया जब कार्टिलेज का बना हुआ है ना, इस पे लगभग 16 कार्टिलेज रिंग होता है। और रिंग कैसा होता है, सब सी आकार का, पूरा पूरा रिंग नहीं रहेगा, सब कैसा रहेगा, सी आकार का रहता है, मतलब आधा, पूरा सर्कुलर नहीं होगा। जैसे क्या, ये पूरा सर्कुलर है तो आधा क्या, ये सी आकार का हुआ ना, तो ये क्या रहता है, सी आकार का लगभग 16 से 20 कार्टिलेज रहता है। कहाँ पे, इस ट्रेकिया में। और इसी ट्रेकिया से हवा आगे जाएगा, आगे कहाँ, ब्रोंकाई के पास, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल मतलब लंग्स में जाएगा। तो ट्रेकिया को जैसे देखिए हम लोग, इसमें क्या है, बहुत सारे कार्टिलेज है जो सी आकार का है। भैया ये कार्टिलेज क्यों दिया गया है, ताकि जब हमारा ये ट्रेकिया खाली रहे, भरा हुआ रहे, जब हम लोग सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो उस टाइम पे ये कोलैप्स ना हो, मतलब ये टूटे नहीं, फटे नहीं, चिपके नहीं। इसीलिए इसमें क्या दिया हुआ रहता है, कार्टिलेजस रिंग रहता है। जब देखो एयर कार्टिलेजस रिंग के पास आया तो आगे अब कहाँ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो गया। इसका नाम क्या है भैया, इसका नाम है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई अब दो पार्ट में ऐसे डिवाइड, जैसे ट्रेकिया ये एक है, इससे क्या हुआ, दो पार्ट में ऐसे अब बढ़ गया। ये दोनों जो पार्ट बटा, इसको क्या कह देंगे हम लोग, इसको कह देंगे ब्रोंकाई। क्या कहेंगे, ब्रोंकाई कहेंगे। ब्रोंकाई का कोई काम नहीं है, सिर्फ ये हवा को आगे लेके जाता है, किसके पास, ब्रोंक्यूल्स के पास। ये वाला जो पोर्शन है इसको कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। भैया ब्रोंक्यूल्स क्या करेगा, ब्रोंक्यूल्स में कुछ करता नहीं है, लेकिन क्या उसके बाद रहता है एल्वोलाई। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको यहाँ पे, गोल 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 गोल, ये बहुत सारा संख्या में रहता है, इसको कहते हैं एल्वोलाई। हम लोग एल्वोलाई का एक डायग्राम बना देते हैं। ये रहा आपका ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई से कुछ इस तरह से रहता है, अंगूर, जैसे अंगूर का रहता है ना, उसी तरह से रहता है एल्वोलाई। तो ये एल्वोलाई क्या करेगा कि लंग्स में जो एयर आया है, उस एयर में क्या है, ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, उसको खींचने का काम करता है। क्यों, क्या जरूरत है खींचने का, भैया वो जो ऑक्सीजन को खींच रहा है ये एल्वोलाई, उसको खींच के क्या करेगा, ब्लड को देगा। जब ब्लड को ये दिया तो ब्लड कहाँ लेके जाएगा, हमारे पूरे बॉडी में लेके जाता है। ब्लड के पास भैया क्या रहता है, ऑक्सीजन को पकड़ लेता है, उसके पास पाया जाता है हीमोग्लोबिन। मतलब क्या हुआ कि ये जो एल्वोलाई है, सारा का सारा काम इसी का है, ये ऑक्सीजन को पकड़ के बॉडी के हर एक पार्ट, हर एक सेल तक ले जाता है। तो यह अब यहाँ क्या था कि बहुत सारा पार्ट में बढ़ गया, इसको क्या बोले, एल्वोलाई बोल दिए, ठीक। और इसके नीचे रहता है डायाफ्राम। क्या रहता है, डायाफ्राम रहता है, ये मसल्स का बना हुआ है। अब देख हम लोग दो चीज करते हैं, एक क्या, सांस लेते हैं, थोड़ा सांस छोड़ते हैं, तो उस कंडीशन में ये डायाफ्राम क्या होगा, ये फेफड़ा जो है ये क्या होता है, ये ट्रेकिया क्या होता है। देखो जैसे कि हम लोग सांस लिए तो क्या कहलाया, इसको कहते हैं इनहेलेशन। सांस लेना क्या कहलाया, इनहेलेशन कहलाया। भैया जब इनहेल करेंगे ना तो हमारा क्या होगा, हमारे बॉडी में ये जो पसली है ये ऊपर की ओर उठता है, और जो डायाफ्राम है ये जो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आज हम लेके आए हैं परिवहन। परिवहन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ आपको ब्लड मिल जाएगा, कैपिलरीज मिल जाएगा, धमनी मिल जाएगा। मतलब क्या, अगर यहाँ से आपको किसी भी एग्जाम में जाओगे, चाहे वो झारखंड बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, सब में क्या एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चाहे वो आपसे हार्ट पूछ लेगा या फिर ब्लड के बारे में पूछ लेगा। तो इसीलिए का ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ये सवाल क्या है कि परिवहन होता क्या है। परिवहन किसको कहते हैं, परिवहन कहा जाता है कि कोई भी वस्तु एक जगह से दूसरे जगह ले जाना
परिवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। मतलब जैसे गाड़ी होता है कैरियर वाला होता है ना कि वो सामान को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो जो उसी तरह जस्ट कि हमारे बॉडी में भी ट्रांसपोर्ट होता है, हमारे बॉडी में भी परिवहन होता है। क्या परिवहन होता है? जैसे फूड खाए तो फूड क्या करेगा, हर एक कोशिका के पास जाएगा, हर एक सेल के पास जाएगा, तब एनर्जी बनेगा। तो क्या चाहिए, फूड का यह क्या करता है, परिवहन करता है, फूड को लेके जाता है, साथ ही साथ ऑक्सीजन को लेके जाएगा, हार्मोन्स को लेके जाता है और अपशिष्ट पदार्थ को भी लेके जाता है। किसको किसको? भोजन, ऑक्सीजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थ। इसको ढोता है पूरे शरीर में, अलग अलग बॉडी पार्ट तक ले जा। जैसे कि सेल के पास क्या गया, भोजन गया, O2 गया, और उधर से लाया वापस क्या, उधर से वापस लाया CO2। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है कि एक चीज एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है, तो इसी को कहते हैं परिवहन। भैया अब बात करते हैं कि परिवहन करता कौन है। ये जो भोजन को, ऑक्सीजन को, अपशिष्ट पदार्थ को कौन ढोने का काम करता है? कैरियर बॉय कौन है, ये डिलीवरी बॉय कौन है? तो वो है भैया ब्लड। ब्लड को हम लोग पढ़ेंगे बाद में, अभी हम लोग सिर्फ क्या पढ़ते हैं, परिवहन के बारे में। अब देखो परिवहन का आवश्यकता क्यों पड़ा भैया हमारे बॉडी में, कि परिवहन का आवश्यकता क्यों है, आवश्यकता क्यों है भैया? सबसे पहला काम क्या है कि हम लोग जो भोजन खाते हैं, हम लोग जो फूड खाते हैं, उसको कहाँ तक पहुँचाना है, कोशिका तक पहुँचाना होगा, कोशिका तक पहुँचाना है। क्यों कोशिका तक पहुँचाना है? क्योंकि एनर्जी बनने का जो प्रोसेस होगा कहाँ होगा, इसी कोशिका में होता है। दूसरा क्या कि ऑक्सीजन भी कोशिका तक पहुँचाएगा, यही ना। और कोशिका में जो CO2 बना है, जो वेस्ट मटेरियल बना है, उसको लंग्स तक लाने का काम, वो सब सारा का सारा काम कौन करता है, वो करता है ब्लड आपका। तो इसको कहते हैं परिवहन। भैया परिवहन आपको समझ में आया होगा, तो परिवहन तंत्र क्या होता है उसको भी समझ लीजिए। परिवहन तंत्र जो बना है, मुख्य 3 ऑर्गन, 3 अंग मिलके बना है। कौन कौन सा? एक तो हृदय है, हार्ट है, दूसरा कौन, रक्त है, और तीसरा जो है वो है रक्त वाहिनियां। हृदय, रक्त और रक्त वाहिनियां। तो सबसे पहले हम लोग हृदय के बारे में ही जान लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में आता है। एग्जाम में ये क्या है कि 5 नंबर में पूछा जाता है, कभी कभी डायग्राम भी आपका सिर्फ 5 नंबर का पूछ लेगा हार्ट का। तो हार्ट क्या है? हार्ट एक मांसपेशीय पेशीय अंग है जो रक्त को पूरे शरीर में क्या करेगा, पंप करने का काम करता है। जैसे हम लोग के बॉडी में क्या है कि पूरे शरीर में खून दौड़ रहा है, तो वो खून जो दौड़ रहा है वो पंप कौन कर रहा है, उसको प्रेशर कौन दे रहा है भैया, उसको प्रेशर दे रहा है हार्ट। जैसे कि अपने घर में क्या है, अपने घर में ट्यूबवेल है या फिर उसको कहते हैं मोटर लगा हुआ है, तो वह क्या करता है, पानी को पंप करेगा तब ना टैंकी तक जाएगा, क्योंकि ऊपर है वो, ऐसे जाएगा नहीं जाएगा। तो उसी तरह से हम लोग के बॉडी में हृदय बना हुआ, हार्ट बना हुआ है, वो ना ब्लड को पंप करता है। ब्लड को पंप करेगा तो हमारे बॉडी में वह हर एक सेल तक, हर एक कोशिका तक, हर एक ऑर्गन तक पहुंचता है। ह्यूमन के हृदय में कितना चेंबर होता है? 4 चेंबर होता है भैया आदमी के हार्ट में। इसको VVI लगा लीजिए। क्यों? क्योंकि क्लास 10th में यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है, ये 1 नंबर का आता है कि आदमी का जो हार्ट है, आदमी का जो दिल है, उसमें कितना चेंबर होता है, मतलब कि उसमें कितना कक्ष पाया जाता है। तो कितना कक्ष, कितना चेंबर? 4 चेंबर होता है भैया आदमी में। सब में अलग अलग होता है, और सब जो एनिमल है उसमें अलग होगा। आदमी में कितना होता है? 4 चेंबर होता है। इन 4 चेंबर का क्या काम है भैया? ये जो 4 चेंबर है इसका क्या काम होगा? इसका काम है ब्लड को बॉडी से लेना और बॉडी से वापस, हार्ट से वापस बॉडी में देना। कैसे? जैसे ये एक डायग्राम है, किसका डायग्राम बनाया है? ये हार्ट का डायग्राम है। इसमें क्या बोले कि क्या रहता है? 4 चेंबर। इसको हम लोग यहाँ बनाते हैं, ये बनाए कि इसमें क्या होता है, 4 चेंबर, मतलब 4 रूम बना होता है, 4 खांचा बना होता है, जो कह लीजिए। तो इसमें क्या है, 4 खांचा बना हुआ। 4, जैसे बैंक जाते हो तो वहाँ क्या देखा आपने कि एक खांचा यहाँ पे है, दूसरा खांचा वहाँ अलग है, तीसरा खांचा वहाँ अलग है। तो यहाँ फॉर्म लेना है, वहाँ पैसा निकासी करना है, वहाँ पैसा डालना है। तो उसी तरह से हमारे हार्ट में भी है कि यहाँ पे चेंबर बना हुआ है कि कौन किधर जाएगा। तो चेंबर का काम क्या है कि जो राइट साइड है, इधर वाला, ये जो राइट साइड है,
मतलब इधर वाला ये राइट साइड क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है। बॉडी से ये क्या करेगा, अशुद्ध खून को लेगा। भैया अब अशुद्ध खून क्या है, अशुद्ध खून कहते हैं कि जिसके पास ऑक्सीजन नहीं रहता है, ऑक्सीजन इसके पास नहीं रहेगा। तो जो अशुद्ध खून कहाँ पे रहेगा, इसी राइट एटेरियम में, राइट ऑरिकिल में। अब देखो ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में क्या होता है, शुद्ध खून रहे, मतलब जिसके पास ऑक्सीजन है। इन पूरे प्रोसेस को हम लोग इस हृदय के थ्रू समझते हैं। एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। भैया पहले क्या बताए कि राइट तरफ जो है वो अशुद्ध खून आता है, तो राइट तरफ किधर, यही है राइट एटेरियम और राइट वेंट्रिकल। भैया अब यहाँ से ध्यान दो कि हमारे बॉडी से ब्लड जो आएगा कहाँ से आएगा, तो ब्लड कहाँ से आता है, एक ठो ये वाला नस हो गया, एक ये और एक ठो ये नस है। ये पांचों नस क्या करता है, हम लोग के बॉडी में जो वेस्ट, जो कि अशुद्ध खून है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, उसको लाने का काम करता है हृदय में। इसको कहते हैं सुपेरियर वेना कावा और इसको क्या कहेंगे, इंफेरियर वेना कावा। इसको छोड़ो, जैसे इस वाले से ब्लड क्या करेगा, इंटर करेगा तो कहाँ आएगा, राइट एटेरियम, मतलब इस वाले घर में आएगा। पहले ये वाला घर फुल हो जाएगा तो कहाँ आएगा, इस वाले में, राइट वेंट्रिकल में आएगा। तो देखो राइट एटेरियम में आया ब्लड बॉडी से, और उसके बाद राइट वेंट्रिकल में आएगा। राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट साइड नहीं जाएगा, लेफ्ट साइड नहीं जाएगा, बल्कि यहाँ से राइट वेंट्रिकल से ये सीधा चला जाएगा किसके पास, लंग्स के पास जाएगा। भैया अब सवाल एक आता है कि लंग्स के पास काहे जाए, क्या काम है भैया उसका वहां, तो लंग्स में क्यों जा रहा है, क्योंकि वहीं पे क्या मिलेगा उसको, ऑक्सीजन मिलेगा, और बिना ऑक्सीजन का हुआ तो वो शुद्ध खून है। तो ये कहाँ चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल से इस वाले पाइप से कहाँ जा रहा है, लंग्स के पास जाता है। और इस वाले पाइप को क्या कहते हैं भैया, पल्मोनरी आर्टरीज। क्या नाम है इसका, पल्मोनरी आर्टरीज नाम है। और इसी पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू यहाँ पे क्या रहता है, लंग्स है। कौन है, लंग्स है। इस लंग्स के पास ऐसा क्या है जो इसके पास जा रहा है ब्लड, ऐसा इसके पास क्या है भैया, इसके पास क्या है कि हम लोग सांस लेते हैं, सांस में क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ जा रहा है, ये फेफड़े में ना जा रहा है, तो ये फेफड़ा में ऑक्सीजन पहले से मौजूद बैठा हुआ है कि भैया ब्लड जी आओ हमको लेके जाओ। तो यहाँ जैसे ब्लड जाएगा तो ये क्या करेगा, यहाँ ऑक्सीजन को पकड़ लेगा और पकड़ के क्या करेगा, फिर से हृदय में आएगा, क्योंकि इसके पास भैया ताकत नहीं है कि शरीर में भेज सके। तो ये किसके पास भेज देगा, इसी हृदय के पास भेजेगा। भैया हृदय के पास ना इधर क्या है, लेफ्ट ऑरिकिल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो फेफड़ा से खून कहाँ आएगा, लेफ्ट ऑरिकिल में आएगा, और लेफ्ट ऑरिकिल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, इसको भेज देगा यहाँ ऑर्टा के पास, इस वाले के पास। इसका नाम क्या है, ऑर्टा है। इस ऑर्टा के पास ब्लड भेज देगा और ऑर्टा क्या करेगा, पूरे बॉडी में ब्लड को पंप कर देगा। तो भैया आपको पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा कि क्या क्या हुआ। यहाँ पे समझिए, पहले क्या था कि बॉडी में जो ब्लड था वो उसका ऑक्सीजन खत्म हो गया, जिसको हम लोग बोल दिए अशुद्ध खून है, फिर उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है। बॉडी से कहाँ चला आएगा, बॉडी से आ जाएगा राइट ऑरिकिल के पास। किसके पास आएगा, राइट ऑरिकिल के पास आया। ये राइट ऑरिकिल जब फुल हो जाएगा तो ये राइट वेंट्रिकल के पास आता है, और राइट वेंट्रिकल से कहाँ भेज देगा इसको, लंग्स के पास। लंग्स के पास क्यों भेजा है, क्योंकि इसके पास भैया मौजूद है ऑक्सीजन। क्या मौजूद है इसके पास, ऑक्सीजन मौजूद है। और ये जब ऑक्सीजन लेके वापस आएगा तो किसके पास आता है, हार्ट में, वो आ जाएगा आपके लेफ्ट ऑरिकिल में, और लेफ्ट ऑरिकिल से फिर चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो ये पूरा प्रोसेस था ब्लड फ्लो का, जो हार्ट का काम था। तो हार्ट का क्या क्या काम हुआ, कैसे क्या क्या था, पहला क्या है कि ये जो है एक पेशीय अंग है। हार्ट क्या है, एक पेशीय अंग है। भैया इसमें कितना चेंबर पाया जाता है, इसमें टोटल 4 चेंबर पाया। कौन कौन सा, राइट ऑरिकिल, राइट वेंट्रिकल, दूसरा क्या लेफ्ट ऑरिकिल और लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद इसमें क्या हो रहा था कि 4 चेंबर था, चारों में एक साइड खून
अशुद्ध खून था, दूसरे तरफ शुद्ध खून था। कौन तरफ? कि जो कि इधर वाला है, ये राइट वाला है, राइट तरफ क्या आएगा? अशुद्ध खून आएगा, और जो लेफ्ट वाला है इधर शुद्ध खून रहेगा। एक तो ये हुआ। दूसरा याद रखने का ट्रिक ये है कि इधर नीचे क्या है? नीचे जो है वेंट्रिकल है, ऊपर में क्या है? ऑरिकल है। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद कि भैया ये जो बना हुआ किसका बना हुआ है? कौन से सेल का बना हुआ है? ये कार्डियक सेल का कोशिका, ये कार्डियक कोशिका का ये हृदय बना हुआ रहता है। अब देखो, जब भैया इतना हम लोग पढ़ लिए हृदय के बारे में, तो हृदय किसको पंप कर रहा है, किसको भेज रहा है पूरे बॉडी में? वो भेज रहा है ब्लड को, ये कहते हैं रक्त को। तो ये रक्त क्या होता है? रक्त कहाँ पाया जाता है और कहाँ बनता है? उन सब चीज को हम लोग एक एक करके डिटेल में देखते हैं। क्या था हमारा? रक्त। रक्त को इंग्लिश में कहा जाता है भैया ब्लड, यही ना? रक्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्लड। रक्त जो हम लोग देखते हैं लाल लाल, क्या उसमें सब लाल लाल ही है? क्या उसमें और कुछ मिला हुआ है? तो भैया रक्त ना दो चीज से मिलके बना है। एक क्या होता है? प्लाज्मा। क्या है? एक प्लाज्मा। दूसरा होता है कनिकाएं। एक क्या है? प्लाज्मा है, दूसरा क्या है? कनिकाएं। प्लाज्मा जो है ये तरल भाग है भैया। जितना हम लोग देखते हैं ना पानी के तरह खून जो है, वह क्या है? तरल भाग है, और उसमें ना सॉलिड रहता है। सॉलिड मतलब ठोस रहता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और एक रहता है प्लेटलेट्स, उसमें तैरते रहता है, स्विमिंग करता था, प्लेटलेट्स। क्या क्या बताया कि प्लाज्मा रक्त जो है दो चीज से मिलके बना है, एक प्लाज्मा और दूसरा कनिकाएं। तो प्लाज्मा कितना रहता है? इसमें 55% प्लाज्मा रहता है, और 45% क्या रहेगा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स रहता है। भैया ये जो प्लाज्मा है इसका क्या काम है? ये एक तरल पदार्थ है, फ्लूइड है, तो इसमें सब स्विमिंग करते रहता है। ये क्या? इसी को पंप कर रहा है। ब्लड जो है, हृदय जो है, इसी को पंप कर रहा है, इसी प्लाज्मा को पंप। उसके साथ साथ कौन तैरता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। सबसे पहला क्या है इसको हम लोग देखते हैं, इसको भूल जाइए। पहला है आरबीसी, आरसीबी नहीं, आरबीसी। भैया ये जो आरबीसी है इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स। इसका क्या काम होता है? इसका फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड सेल्स, मतलब लाल रक्त कोशिकाएं। ये लाल रक्त कनिकाएं। भैया ये जो लाल रक्त कनिकाएं हैं, ये बनता कहाँ है? इसका काम क्या है? तो भैया ये बनता है बोन मेरो में। कहाँ बनता है? बोन मेरो में। कौन सा बोन मेरो? रेड बोन मेरो होता है, वहीं पे ये आरबीसी बनता है। और इसका लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 दिन। 120 दिन के बाद ये गरीबी वहाँ जाके स्प्लीन में ये मर जाएगा। भैया ये तो बात हुआ इसका की इंट्रोडक्शन, लेकिन आरबीसी का मेन काम क्या है? इसके पास ना भैया रहता है हीमोग्लोबिन। क्या रहता है? हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है कि इसको रेड पिगमेंट देगा। सबसे पहला काम क्या करता है ये कि आरबीसी को लाल जो कर रहा है, खून को जो लाल कर रहा है, वो कौन कर रहा है? हीमोग्लोबिन। मतलब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि रक्त जो है लाल किसके कारण से होता है? तो किसके कारण से होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। अब हीमोग्लोबिन का क्या काम है कि ऑक्सीजन को पकड़ के लाना और कोशिका तक पहुंचाना। ऑक्सीजन को पकड़ के लाना और कोशिका तक पहुंचाना। तो आरबीसी के पास क्या है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसीलिए यह ऑक्सीजन को पकड़ पकड़ के लाता है और हमारे बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाएगा। अब बात करते हैं कि कितना हम लोग में खून पाया जाता है। कितना? 10 लीटर, 15 लीटर, 50 लीटर, कितना पाया जाता होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए, कितना पाया जाता है? भैया हम लोग के बॉडी में जो आरबीसी है वो लगभग 4.5 से 5 लीटर तक पाया जाता है। वो डिफरेंट बॉडी पे डिपेंड करेगा। इन द कंपेरिजन ऑफ मेल, फीमेल में क्या थोड़ा सा कम ब्लड पाया जाता है। तो पहला क्या था हमारा? आरबीसी। दूसरा है डब्ल्यूबीसी। इसको फुल फॉर्म क्या है? वाइट ब्लड सेल्स। इसका ना पूरा नाम क्या हुआ? वाइट ब्लड सेल्स से हिंदी में कहते हैं श्वेत रक्त कनिकाएं। रक्त कनिकाएं।
भैया ये श्वेत रक्त कणिकाएं, ये व्हाइट ब्लड सेल्स जो है, इसका क्या काम है और ये कहाँ बनता है? ये भी बनता है भैया रेड बोन मेरो में ही बनेगा। ये बोन मेरो कहाँ पे होता है? जो हड्डी है पैर का, जैसे कि कहीं पे जोड़ है, उस जोड़ वाले पोर्शन में, जैसे कि देखो ये पैर है, ये ऊपर वाला और नीचे ये पैर, ठीक। लेकिन यहाँ पे जो जोड़ दिख रहा है, यहाँ पे ना रहता है पूरे में, सब बोन मेरो कहते हैं, उस छिद्र रहता है, उसी से ब्लड निकलता है, वहीं पे बोन मेरो में ब्लड बनता है। तो जो WBC है यह कहाँ बन रहा है? रेड बोन मेरो में बनेगा। इसका काम क्या है भैया? इसका काम है कि डिजीज से, बीमारी से लड़ना। बीमारी से लड़ना कैसे? जैसे कोई जर्म है, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस है, आपके बॉडी में इंटर किया तो उसको ये खोज खोज के मारता है, चुन चुन के। वो बोला चुन चुन के मारेंगे, तो वह यही काम करता है कि WBC उसको चुन चुन के, गिन गिन के मार रहा है, कहाँ घुस छिपा है, कहाँ है तुम, किधर गया। तो सबको क्या करेगा? ये गिन 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 के पीट रहा है, मार रहा है उसको। तो ये किसका काम है? WBC का। तीसरा आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, अब देखो प्लेटलेट्स का क्या काम होगा भैया? ये जो प्लेटलेट्स है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी के लिए भी। क्यों? क्योंकि ये ब्लड को थक्का बनाने का काम करता है, ब्लड को जमाने का काम। जैसे कि आप क्या हुए, गिर के चोट लगा, आपके बॉडी से ब्लड जाने लगा, भैया ब्लड क्या होता है? तुम्हारा कुछ देर में ब्लड थक्का बना, इसका ब्लड रुक गया। लेकिन अगर सोचो कि ब्लड का थक्का नहीं बनता तो क्या होता? क्या होता कि वहां पे कुछ देर में, एक दिन में, 2 दिन, आपके बॉडी से सारा खून निकल जाता। तो प्लेटलेट्स का क्या काम है? ब्लड को थक्का बनाना। लेकिन आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आप जो बोल रहे हैं कि प्लेटलेट्स क्या करता है? खून को थक्का बनाता है। जब वो खून में ही मौजूद है तो उसको फिर क्यों नहीं बना रहा थक्का? तो भैया इसको थक्का बनाने के लिए बाहरी इन्वायरमेंट चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो बाहरी इन्वायरमेंट जब तक नहीं मिलेगा इसको, तब तक ये नहीं थक्का बनता है। उत्सर्जन क्या कहते हैं? उत्सर्जन। ये क्या होता है और कहाँ पाया जाता है? जैसे कि बॉडी से वेस्ट मटेरियल, मतलब अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना ही क्या कहलाएगा? उत्सर्जन कहलाता है। कि बॉडी से जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, CO2 हो गया, उन सबको बॉडी से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन का डिफिनेशन एग्जाम में क्या लिखोगे कि शरीर में बनने वाले हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ जो शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। कि आपके बॉडी में जो हानिकारक पदार्थ है, आपके बॉडी में जो उत्सर्जी पदार्थ है, ये उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है उसको देखेंगे कि उत्सर्जन पदार्थ को बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। अब देखो एक सवाल आता है क्या कि उत्सर्जन पदार्थ ये आता कहाँ से है और ये कहाँ रहता है? हम लोग के बॉडी में क्या होता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रहा है, उसी से चाहे खाना पचना हो, ब्लड दौड़ना हो, मतलब कि हम लोग के बॉडी में जो एनर्जी बनने का पूरा क्रिया है वह कैसे होता है? केमिकल रिएक्शन के द्वारा। किसके द्वारा? केमिकल रिएक्शन के द्वारा। तो उसको कहते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो मेटाबॉलिक के एक्टिविटी के कारण हम लोग के बॉडी में जैसे CO2 बनता है एनर्जी बनाने में, क्या बनेगा? CO2 बनेगा, यूरिया बनेगा, यूरिक एसिड बनेगा, साल्ट को बाहर निकालना है। तो वह सब क्या है? वेस्ट मटेरियल है। उसी तरह से क्या है, जैसे यूरिन है, यूरिन में क्या यूरिक एसिड है, उन सबको बाहर निकालना, ये सारा का सारा प्रोसेस उत्सर्जन कहलाता है। अब है उत्सर्जन का आवश्यकता क्यों है? उत्सर्जन का आवश्यकता क्यों है? इसके बिना क्या आदमी जीवित नहीं रह सकता है? भैया उत्सर्जन इसलिए आवश्यक है कि जो अपशिष्ट था, जो वेस्ट मटेरियल था, वह क्या हो रहा है? धीरे 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 टॉक्सिक हो जाएगा। जब मान लो आपका कूड़ादान, घर में कूड़ादान है, कूड़ादान में भरते गए भरते गए भरते गए, तो अब वो क्या धीरे धीरे घर को गंदा करने लगेगा। तो जस्ट उसी तरह से कि हम लोग के बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल अभी हल्का है, वो तो चलो बाहर निकल रहा है तो कोई बात नहीं है, वही अगर बाहर नहीं निकलेगा तो पूरा शरीर क्या हो जाएगा? कचरा हो जाएगा, पूरा शरीर डस्टबिन बन जाएगा और हम लोग बीमार पड़ जाएंगे और धीरे धीरे इस दुनिया से भी समाप्त हो सकते हैं। तो उत्सर्जन का आवश्यकता क्यों है? कि आपके बॉडी में जो विषैले पदार्थ है, टॉक्सिक पदार्थ है, उसको बाहर निकालना, शरीर से विषैले पदार्थ को बाहर निकालना। दूसरा क्या है? शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए। संतुलन कैसे बनाता है? जैसे कि आपको
साल्ट कितना चाहिए, आपको यूरिया कितना चाहिए, आपके बॉडी में CO2 कितना चाहिए, उन सबको ज़्यादा जो है एक्सेस अमाउंट में जो है उसको पकड़ के लाता है, खींच के लाता है और बॉडी से रिमूव कर देगा। तीसरा पॉइंट क्या है कि शरीर को संतुलन पानी और लवण का संतुलन बनाता है। पानी और लवण जैसे क्या पानी पिए और वो एक्सेस मतलब ज़्यादा पानी पी लिए हैं तो उसको भी ये बाहर निकालेगा। अगर नमक ज़्यादा खाएं तो उस नमक को भी ये बाहर निकालने का काम करता है। अगर नमक को बाहर नहीं निकालेगा तो बॉडी में वो नुकसान पहुंचाता है। तो अब बात करते हैं आदमी का कि मानव में जो है उत्सर्जी अंग पाया जाता है और कौन सा पाया। सबसे पहला क्या है, आपके बॉडी में किडनी है। क्या है? किडनी। ये किडनी क्या होता है उत्सर्जन अंग, कौन कौन सा मुख्य अंग है उसको देखिए। जैसे क्या है कि मानव उत्सर्जन का मुख्य जैसे क्या किडनी हो गया, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। जैसे देखो ये वाला क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों है किडनी। आदमी के शरीर में 2 किडनी पाया मतलब कि एक जोड़ा किडनी पाया जाता है और किडनी रहता कहाँ है, पेट के निचले हिस्से में। और ये जो रीढ़ का हड्डी है, रीढ़ के हड्डी के दोनों तरफ एक एक किडनी पाया जाता है। कहाँ रहता है? पेट के निचले हिस्से में। और ये जो रीढ़ का हड्डी है, रीढ़ के हड्डी के दोनों तरफ क्या पाया जाता है, एक एक किडनी पाया जाता है। भैया जब ये किडनी है इसका काम क्या होगा, किडनी का काम क्या होगा, इसका काम है ब्लड को फिल्टर करना। किसको फिल्टर करता है? ब्लड को ये फिल्टर करता है। भैया ब्लड में क्या है, इसका मेन काम क्या है, ब्लड को फिल्टर करना। भैया हम लोग के बॉडी में जितना भी टॉक्सिक चीज है, जितना भी वेस्ट मटेरियल है, जितना भी खाना है, सब कहाँ रहता है, ब्लड में ही ना। ब्लड ही एक ऐसा था जो कि कैरियर बॉय का काम कर रहा था, डिलीवरी बॉय का काम कर रहा था। तो ब्लड क्या खाना को लेके जा रहा था, उधर CO2 लेके आ रहा था, ऑक्सीजन को ले जा रहा था, CO2 को ले आ रहा था। यही क्या है, ब्लड को फिल्टर कर, क्योंकि सारा का सारा वेस्ट मटेरियल कहाँ पे है, इसी किडनी के अंदर है। तो किडनी क्या करेगा, उसको फिल्टर करेगा। किसको फिल्टर करेगा? ब्लड को। जैसे कि हम लोग चाय पीते हैं उसको छांकते हैं, तो जस्ट उसी तरह से किडनी काम करेगा छांकने का। तो किडनी में क्या पाया जाता है, किडनी में पाया जाता है नेफ्रॉन। और भैया नेफ्रॉन ही क्या है, ये किसका बना होता है, नेफ्रॉन का बना होता है। और यही है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन जो है वो किडनी का क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। मतलब ये होता है कि नेफ्रॉन से ही मिलके किडनी बना है। कितना नेफ्रॉन से मिलके बना है, लगभग 10 लाख। कितना? 10 लाख नेफ्रॉन से मिलके एक किडनी बना है। तो इस किडनी में भी कितना होगा, 10 लाख नेफ्रॉन होगा। आगे कि यहाँ पे क्या हुआ, पानी ब्लड को छानना, तो उसमें ब्लड क्या हुआ, अब जो वेस्ट मटेरियल था वो बाहर निकल गया, ब्लड को फिर बॉडी में वापस भेज देगा। जैसे ही जो कि वेस्ट मटेरियल बना हुआ कहाँ जाएगा, ये है, इसका नाम है मूत्राशय। क्या नाम है? मूत्राशय। ये मूत्राशय के थ्रू कहाँ आ जाएगा, मूत्रवाहिनी इसका नाम है और इसका नाम है मूत्राशय। मतलब कि यहाँ आके जो यूरिन है वह जमा हो जाएगा। और यह क्या है, रास्ता है। क्या है? रास्ता है। किसका रास्ता है कि यहाँ से जो यूरिन बना है, जो वेस्ट मटेरियल है, उसको इस वाले पार्ट में लाना है मूत्राशय में। तो इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, मूत्रवाहिनी करता है। और ये मूत्रवाहिनी क्या करेगा, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि यहाँ से जो वेस्ट बनता है उसको उठा के यहाँ मूत्राशय में लाएगा। मूत्राशय क्या करेगा, उसको स्टोर करके रखता है टेम्पररी। अब हमको क्या देखना है, नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन क्या था, किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट था। मतलब कि किडनी जो बना है वह किससे बना है, वो बना है नेफ्रॉन से। नेफ्रॉन, एक नेफ्रॉन, 2 नेफ्रॉन, 3 नेफ्रॉन, वो नेफ्रॉन मिलते जा रहा है और क्या बना रहा है, वो अपना स्ट्रक्चर बना रहा है। और लगभग कितना था, 10 लाख नेफ्रॉन मिलके क्या बनाया था, एक किडनी बनाता है। भैया एक नेफ्रॉन जो है वो एक फिल्टर, एक नेफ्रॉन एक फिल्टर। तो 10 लाख नेफ्रॉन मतलब 10 लाख क्या है, फिल्टर लगा हुआ है एक किडनी में। और दोनों किडनी में कितना हो गया, दोनों किडनी मिला के 20 लाख फिल्टर हो गया। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रक्चर। और दिन भर में लगभग ये 180 लीटर फिल्टर करता है ब्लड को। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस प्रोसेस से ये जो एक नेफ्रॉन का चित्र बनाए हैं, ये कैसे ब्लड को एब्जॉर्ब करता है, कैसे ब्लड को छानता है और ये क्या क्या काम करता है। ठीक, सबसे पहला क्या है, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इस स्ट्रक्चर में, इस डायग्राम में कि कौन से स्थान का क्या नाम है।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये सबसे पहले ही समझना होगा ना कि किस जगह को क्या कहते हैं। देखो ये बीच में जो है इसको क्या कहेंगे, ये बीच वाला जो स्ट्रक्चर है भैया इसको क्या कहा जाता है, ये जो दिख रहा होगा यहाँ पे बहुत सारा नस रहता है जिसको कहते हैं कोशिका गुच्छ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कोशिका गुच्छ कहेंगे। और जो ये जो प्याले नुमा स्ट्रक्चर है इसको क्या कहेंगे? बोमन संपुट। जब नीचे आओगे तो ये मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं समीपस्थ दूरस्थ संवलित नालिका। क्या कहेंगे? समीपस्थ दूरस्थ संवलित नालिका कहते हैं। उसके बाद थोड़ा नीचे आओगे तो ये यू आकार का जो आपको दिख रहा होगा ये पूरा इसको कहा जाता है हेलने लूप। और हेलने लूप के बाद यहाँ आओगे तो उसको कहेंगे दूरस्थ सम्मिलित नालिका। और लास्ट ये जो लाठी की तरह दिख रहा है इसको कहते हैं संग्राहक नालिका। हम एक एक चीज को देखते हैं, एक एक पार्ट को अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है बोमन संपुट। लेकिन बोमन संपुट से पहले हमको समझ लेना होगा कोशिका गुच्छ। ये कोशिका गुच्छ जो है ये अभिवाही और अपवाही धमनी हमारे बॉडी से ब्लड लेके आता है, ब्लड लेके जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारा जमा हो जाता है, इसको क्या कहते हैं? कोशिका गुच्छ। मतलब कि यहाँ पे ना बहुत सारा ब्लड वेसल्स है, उसको क्या कहेंगे? कोशिका गुच्छ कहेंगे। यही स्ट्रक्चर है जो सबसे पहले ब्लड को छानना स्टार्ट करेगा। क्या करेगा? ये सबसे पहले ब्लड को छानना स्टार्ट करता है। वो कौन करता है? यही कोशिका गुच्छ करता है। और कोशिका गुच्छ है किसमें भैया? ये कोशिका गुच्छ जो है बोमन संपुट, मतलब इस तरह से कप लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसी कप लाइक स्ट्रक्चर में कौन पाया जाता है? ये कोशिका गुच्छ पाया जाता है। ये कोशिका गुच्छ किसमें? बोमन संपुट के अंदर रहेगा। लेकिन बोमन संपुट सिर्फ क्या करेगा? उसको पकड़ के रखता है, उसको कोई इसका कोई काम नहीं है। इसका क्या है कि ये ना सिर्फ कोशिका गुच्छ को ऐसे पकड़ के रखा है कि तुम भैया अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। तो कोशिका गुच्छ में क्या हुआ कि जो भी ब्लड था उसका छाना, जो भी ब्लड था उसको छान लिया। छान के क्या करेगा? आगे भेजेगा। और क्या क्या छान लिया? प्रोटीन और आरबीसी को, इन दोनों को ब्लड में भेजेगा, बाकी सब चीज को आगे भेज देता है। तो ये कोशिका गुच्छ आगे भेजा किसके पास? बोमन संपुट के पास भेजा। बोमन संपुट किसी भी चीज का फिल्टर नहीं करता है। क्या? बोमन संपुट जो है ये किसी भी चीज, किसी भी पार्ट का फिल्टर नहीं करेगा। ये आगे भेजा किसके पास? समीपस्थ दूरस्थ नालिका के पास। किसके पास? समीपस्थ दूरस्थ संवलित नालिका। मेन काम यहीं पे लगभग 60 से 70% काम कहाँ हो जाएगा? इसी वाले पार्ट में होता है। यह क्या करेगा कि जो इन्होंने कोशिका गुच्छ ने जितना ब्लड छान के भेजा था समीपस्थ दूरस्थ नालिका के पास, ये ना उसमें फिर चेक करता है, अच्छा ये सारा चीज तो तुम वापस ही भेज दिए, बढ़िया बढ़िया चीज भी वापस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सब तो आगे भेज दिए, वापस तुम क्या किए? तब ये क्या फिर से उसको छानना स्टार्ट करेगा। कौन? जो समीपस्थ दूरस्थ नालिका है वो फिर से उसको छानना स्टार्ट करता। फिर से छान के जो अच्छा सब चीज है, जो अच्छा मटेरियल, जैसे क्या कि उसमें प्रोटीन था, कार्बोहाइड्रेट था, उसमें फैट था, उन सबको फिर से वापस भेज देगा, मिनरल्स को वापस भेज देगा। और कहाँ? ये फिर से ब्लड में चला जाएगा। छानने के बाद में यह भेज देगा हेलने लूप के पास। किसके पास? हेलने लूप के पास। हेलने लूप ये 5 से 10% काम करता है। मतलब ये यू आकार का जो बना हुआ जितना है इसको कहते हैं हेलने लूप। हेलने लूप क्या करेगा कि उसमें जो साल्ट था, साल्ट को अच्छे से छान लेगा कि कितना ज़्यादा है कितना कम है, चेक करेगा। उसके साथ साथ ये वाटर को भी चेक करता है कि ज़्यादा एक्सेस वाले को आगे भेज देगा, अगर कम है तो ये पीछे भेज देता है। इसको कहा जाता है हेलने लूप। हेलने लूप के बाद आता है दूरस्थ संवलित नालिका। इसका सबसे बड़ा रोल है और इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे कि मान लीजिए कि इमरजेंसी कंडीशन है, उस समय पे क्या, जैसे आप रेगिस्तान गए, रेगिस्तान में आपका पानी का सुविधा नहीं है, आपको पानी प्यास लग गया, तो आपका बॉडी उस समय पे क्या करेगा? कुछ देर के लिए आपका बॉडी क्या करेगा कि जो यहाँ से पानी, जो भी ब्लड छानते हुए यहाँ तक आया है दूरस्थ सम्मिलित नालिका के पास, यह ना उसको फिर से वापस कर लेगा। अगर ऐसा कंडीशन आया तो फिर से उसको वापस कर लेगा और वापस करके दोबारा से बॉडी में भेजता और दोबारा से उसको छानने के लिए बोलेगा कि उसमें जितना भी पानी है, जितना उससे पानी निकल सकता है, उन सबको क्या करो? फिर से वापस ले लो। यहाँ किसका काम है? दूरस्थ संवलित नालिका का काम है।
जब यह पूरी तरह से इसको छान लेगा, उसको उस वाले जो वेस्ट मटेरियल निकला उसको कहाँ भेज देगा, उसको भेज देगा संग्राहक नालिका के पास। संग्राहक नालिका से फिर यह आगे चला जाएगा।